इंडिया का 150 पे ऑल आउट होना, हर्षित राणा का ट्रेविस हेड की किल्ली निकालना और जसप्रीत बुमराह की 4 विकेट्स लेना। पर्थ टेस्ट का पहला दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है और काफ़ी कुछ है इस मैच के ऊपर बात करने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, प्रॉपर रिव्यू करेंगे मैच का कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि मैच की क्या पोजीशन है, इंडिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया और इंडिया की क्या गलतियाँ थी और ऑस्ट्रेलिया आने वाले टाइम में इंडिया के ऊपर कितना ज़्यादा हार्ड आ सकती है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की। तो सबसे पहले जब टॉस पे गए हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण कैप्टनसी कर रहे हैं पहले टेस्ट मैच के लिए, तो उन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया। और अभी इंडिया में ऑलमोस्ट ट्विटर के ऊपर, जिसे हम एक्स कहते हैं, फेसबुक के ऊपर या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो भारतीय टीम है या जो जसप्रीत बुमराह है, उनको इस हरे विकेट के ऊपर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करनी चाहिए थी। परंतु जैसा कि आप अगर स्टैट्स देखेंगे इस विकेट के, तो ऑप्टस का जो स्टेडियम है, जो न्यू स्टेडियम बना है, इससे पहले जो था वाका का स्टेडियम हुआ करता था पर्थ के अंदर, हालांकि मिट्टी दोनों में सेम ही है। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे 4 टेस्ट मैच खेले हैं, चारों ही जीते हैं और चारों ही पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं। इट मीन्स के इस पिच के ऊपर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना ही सही निर्णय था और जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छे तरीके से इस निर्णय को लिया और उन्होंने रोहित शर्मा वाली गलती नहीं की जो इंडिया ने न्यूजीलैंड वाले पहले टेस्ट मैच के अंदर किया था, जो कि बेंगलोर के अंदर था। ओवरकास्ट कंडीशन थी, इंडिया टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और इंडिया, आप जानते हैं, 46 के ऊपर ऑल आउट हो गई। तो वो गलती आज भी इंडिया कर सकता था पहले गेंदबाजी करके, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने या टीम मैनेजमेंट ने जिसने भी डिसीजन लिया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और अब बात करते हैं इंडिया की बल्लेबाजी की तरफ। सबसे पहले बात आती है यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल पहला ओवर मेडिन खेलते हैं, उसके बाद अगले ओवर में वो तेज़ी से शॉट लगाने के लिए जाते हैं और कैच हो जाता है उनका, एज लगने के बाद ड्राइव खेलने के लिए जाते हैं और कैच हो जाता है उनका। तो यशस्वी जायसवाल काफ़ी प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, आने वाले टाइम में वो इंडिया टीम को लीड कर सकते हैं। परंतु करंट जो सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बेसिकली कुकुबुगा का बॉल यूज़ होता है और ये बॉल में ये है कि मिनिमम 18 से 20 ओवर, 21-22 ओवर तक इसकी जो सिलाई है, जो बॉल की सिलाई है, अभी मेरे पास बॉल अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको बता देता। अगर हम इसे बॉल समझे तो ये जो इसकी सिलाई होती है बॉल की, तो ये जो सिलाई है ये कम से कम 18 से 20 ओवर बॉल के बाहर रहती है। इट मीन्स के ये बॉल आपके बल्ले का किस लेकर पीछे स्लिप्स में या फिर विकेट कीपर के पास कैचेस के लिए जा सकता है। तो यशस्वी जायसवाल जो जोर से शॉट्स लगाते थे इंडिया के अंदर, और ऐसी उन्होंने कोशिश की ऑस्ट्रेलिया में जाकर, हालांकि उनका ये पहला दौरा है और आने वाले टाइम में वो अच्छा भी परफॉर्म करेंगे। परंतु जिस तरीके से वो आउट हुए तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चिंता का विषय बन सकता है। इसके बाद पडिक्कल ने ऑलमोस्ट 22 डॉट बॉल्स खेली और 23वीं बॉल के ऊपर वो एज के चलते आउट हो गए विकेट कीपर को। तो कहीं ना कहीं पडिक्कल को रोका गया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, क्योंकि एन मौके के ऊपर रोहित शर्मा भी अवेलेबल नहीं थे, शुभमन गिल इंजर्ड हो गए और भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज जो है टीम के अंदर अवेलेबल थी। तो पडिक्कल के पास अच्छा मौका था, हालांकि पर्थ के ऊपर स्पाइसी विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन पडिक्कल के पास अच्छा मौका था, वो उसे यूटिलाइज कर सकते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट इनिंग में क्या होगा। उसके बाद अब बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली बहुत बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट का, और इंडिया को विराट कोहली से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं इस ग्राउंड के ऊपर और इस सीरीज़ के अंदर। विराट कोहली ने जब अपना स्टांस लिया तो हमें ये दिखा कि विराट कोहली एक तो ऑफ साइड में जो ऑफ साइड की विकेट है उस तरफ थोड़ा मूव हुए हैं और विकेट में भी थोड़ा आगे खड़े हैं। अभी जो विराट कोहली हैं उनके ऊपर कोई क्वेश्चन तो हम उठा नहीं सकते कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्योंकि वो जो भी सोचते हैं वो बेटर ही सोचते हैं और वो काफ़ी जो है बड़े खिलाड़ी भी हैं आज के टाइम के ऊपर। लेकिन जो बॉल उन्हें पड़ा, वो बॉल अगर वो प्रॉपर विकेट के बीच में खड़े होते तो वो उस बॉल को छोड़ भी सकते थे, परंतु जब वो ऑफ साइड विकेट के ऊपर खड़े थे तो उन्हें ज़्यादा मौका ही नहीं मिला और यहाँ से खेलने और छोड़ने के बीच में ही उनके बल्ले का किनारा लेते हुए बॉल पीछे स्लिप्स में कैच के लिए चली गई। तो एक टाइम के ऊपर केएल राहुल और जो विराट कोहली थे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए हैं, और विराट कोहली का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिप भी चल गया है टेस्ट मैचेस के अंदर ऑलमोस्ट 2, 2.5, 3 सालों से। तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ कि आने वाली सीरीज़ के अंदर, आने वाली दूसरी इनिंग के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है इंडिया के लिए, वहाँ पे कोहली किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं।
इसके बाद जो नाम आता है वो आता है केएल राहुल। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस समय जो चल गई है इंटरनेट के ऊपर कि केएल राहुल आउट थे या नॉट आउट थे। एक्चुअली सिनेरियो ये बना था, जिन लोगों ने मैच देखा है, कि केएल राहुल ने सीधे बल्ले से बॉल को डिफेंस किया था। बॉल जो है वो बिल्कुल किनारे से निकली है बल्ले के, और जो उनका बैट है वो उसी समय पैड के साथ टकराया है। इस मोमेंट के ऊपर ये होता है कि जो थर्ड एम्पायर है वो क्या करता है कि जो सनीको होता है, जिसके ऊपर आवाज़ आती है, जो वेरिएशन होती हैं वॉइस की, वो जो आती हैं, उस टाइम के ऊपर वो उनको थोड़ा लंबा चलने देता है। अगर आप लंबा चलने देते हैं सनीको को, तो उससे ये होता है कि पहली आवाज़ जो बल्ले की हो, चाहे वो पैड की हो, पहले उसका स्पाइक आएगा, देन फिर दूसरी बॉल का या पैड का उसका स्पाइक आएगा। परंतु इसके अंदर ये था कि एक ही स्पाइक मौजूद था, और वो स्पाइक था पैड्स का। इट मीन्स कि गेंद जो है वो बल्ले को नहीं लगी। परंतु जब थर्ड अंपायर ने डिफरेंट एंगल्स की डिमांड की, तो केवल उन्हें एक बैक साइड का एंगल जो कि विकेट कीपर का एंगल होता है, और एक लेग साइड का एंगल जो है वो दिखाया गया, और बाकी जो एंगल्स थे वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो इस टाइम के ऊपर जो डिसीजन बनता था, जो बेनिफिट ऑफ डाउट बनता था, वो बल्लेबाज को जाना चाहिए था। परंतु यहाँ पे आई डोंट नो कि अंपायर कौन थे, परंतु मुझे लगता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट जो है बल्लेबाज को देना चाहिए। परंतु इस केस के अंदर केएल राहुल को आउट दिया गया, और जो ऑन फील्ड अंपायर थे उन्होंने नॉट आउट भी दिया था केएल राहुल को, और केएल राहुल ने बाद में बात भी की अंपायर के साथ। परंतु आपको पता ही है कि जब एक बार डिसीजन दे दिया जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है डिसीजन को रिवर्स करना, क्योंकि थर्ड अंपायर से आप ना ही बहस कर सकते हो, ना ही उनके अगेंस्ट जा सकते हो। इन 4 विकेट्स के गिरने तक इंडिया काफ़ी ज़्यादा शेल के अंदर जा चुका था, काफ़ी ज़्यादा बल्लेबाजी धीमी हो चुकी थी। हालांकि केएल राहुल अच्छा प्रदर्शन कर गए थे, परंतु फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था इस टाइम तक, क्योंकि भारतीय ने प्रॉपर बैकफुट के अंदर जा चुकी थी। इसके बाद जब ऋषभ पंत आते हैं, ऋषभ पंत को अपनी शॉट्स खेलते हैं, वो पीछे का छक्का लगाते हैं, वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी लगनी शुरू होती है। वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल जल्दी आउट होते हैं। देन नीतीश रेड्डी जो है, नीतीश कुमार रेड्डी, हाईएस्ट स्कोरर फर्स्ट इनिंग के, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा साथ दिया, और आखिरी में जाकर उन्होंने अच्छी खासी बल्लेबाजी की और इंडिया को 150 तक पहुंचाया। और 150 पे जब इंडिया ऑल आउट हुई है, तो हम सभी लोग ये सोच रहे थे कि आज जो शाम को चर्चा होगी वो इसी बात पे होगी कि इंडिया जो है पर्थ के अंदर 150 स्कोर के ऊपर ऑल आउट हो गई है। परंतु अभी जो बात हम करने जा रहे हैं वो है गेम चेंजर इस मैच की। जसप्रीत बुमराह जब बल्लेबाजी करने आए हैं, तो इट मीन्स के मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो बंदा जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहा था, एवरी बॉल जो उनके हाथ से निकल रहा था और जो कीपर के हाथ में जा रहा था, एवरी बॉल पे लग रहा था कि विकेट लिखी हुई है। हालांकि विराट कोहली से कैच भी ड्रॉप हुआ, जसप्रीत बुमराह के जो है विकेट मिल सकती थी, वो कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन फिर भी जसप्रीत बुमराह ने क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी की। और स्टीव स्मिथ को पहली बॉल के ऊपर LBW करना बहुत बड़ी बात है। स्टीव स्मिथ को कुछ समझ नहीं आया। और एक चीज़ मुझे डिफरेंस मुझे दिखा दोनों टीम्स के अंदर। अगर आपने मैच देखा है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि जब इंडिया की विकेट्स जो निकली हैं, विराट कोहली जैसे बाउंस के ऊपर आउट हुए हैं, और नीतीश रेड्डी ने भी ऑलमोस्ट यहाँ से शॉट लगाया था, तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्हें ज़्यादा बाउंस फेस करने को मिला। परंतु जो ऑस्ट्रेलियंस आउट हुए हैं वो लो बाउंस के चक्कर में आउट हुए हैं। मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, जो खिलाड़ी हैं बॉलें नीचे गई हैं इनको। तो अब इसका क्या कारण है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से गेंद अंदर को आ गई थी और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह जिस पेस के साथ, जिस लाइन के साथ गेंदबाजी कर गए थे, तो ऑस्ट्रेलियंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जो इंडियंस आउट हुए हैं, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो विराट कोहली हो, नीतीश रेड्डी हो, तो ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं शॉर्ट सिलेक्शन के चलते आउट हुए हैं। परंतु जो ऑस्ट्रेलियंस आउट हुए हैं उनको प्रॉपर इंडिया ने बीट करवाया है, प्रॉपर उन्हें फंसाया है अपने जाल में और फिर आउट किया है। इट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया के माइंड में भी ये चल रहा होगा कि ये कहानी हमें ही उल्टी पड़ती नज़र आ गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो विकेट बनाई है, और हमेशा ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही करता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी टीम आती है उनको प्रॉपर बांध के मारते हैं। परंतु इंडियंस एक ऐसी टीम है जो पिछले 2 सीज़न जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं BGT के, वो जीते हैं। और अगर इंडिया पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया को मार दे देता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का यहाँ से वापसी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई। ये अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज ने जो पहला उनका बॉलिंग का स्पेल था, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो मुझे उनकी लाइन और लेंथ थोड़ा इशू लगा। इट मीन्स के जसप्रीत बुमराह ने जो दूसरी साइड से प्रेशर बनाया था उसका प्रॉपर यूज़ वो नहीं कर पाए। अगर
अच्छी लाइन के साथ मोहम्मद सिराज बॉलिंग करते तो कहीं ना कहीं इंडिया अभी यहाँ तो उन्हें आउट कर चुका होता है या फिर एक आधी विकेट ही ऑस्ट्रेलिया की बची होती। अब बात करते हैं हम हर्षित राणा की। हर्षित राणा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही थी कि हर्षित राणा से पहले आकाशदीप जो हैं उन्हें खिलाना चाहिए, क्योंकि आकाशदीप पहले से लाइन में लगे हुए हैं। परंतु हर्षित राणा की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो बंदे ने जो पहला ओवर किया है वो इस लाइन से किया है कि जैसे कोई मंजा हुआ खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहा हो, और ये कहना कि जसप्रीत बुमराह के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन था और बुमराह भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते नजर आए। ट्रेविस हेड ने आते अपनी शॉट्स खेलने की कोशिश की और जहाँ पे वो डिफेंस करने गए वहीं पे हर्षित राणा ने उनकी गिल्लियाँ बिखेर दी, और ये विकेट जो थी इस मैच की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा बड़ी विकेट भी थी, क्योंकि हर्षित राणा होते चाहे मोहम्मद सिराज होते हैं, जसप्रीत बुमराह होते हैं, कोई भी आउट करता है उससे में फ़र्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर हर्षित राणा ने ट्रेविस हेड को आउट किया है तो हम सब ये जानते हैं कि ट्रेविस हेड कैसे इंडिया के पीछे पड़ते हैं और कैसे इंडिया को WTC हो चाहे वो वर्ल्ड कप 2023 हो उसमें इंडिया ने कैसे मुंह की खाई है। तो ट्रेविस हेड का विकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अभी का सिनेरियो ये है कि अभी 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के आउट हो चुके हैं। इंडिया अगर किसी तरीके से कल सुबह लंच से पहले अगर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर देती है और हार्डली अगर 50 से 60 रन की लीड भी ले लेती है तो ये एक बहुत ही अच्छी लीड होगी और इंडिया अपने आप को बेटर पोजीशन में मानेगी इस सिनेरियो के बाद। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 30-40 रनों की लीड ही देता है या फिर अगर चलो 50 रन की भी लीड दे देता है तो सेकंड इनिंग में जो मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, जॉश हेजलवुड हैं, नेथन लायन है और मिचेल मार्श हैं, बहुत ही ज़्यादा तगड़े आएंगे इंडिया टीम के ऊपर। और देन अगेन नाम आएगा विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली ही ऐसा खिलाड़ी है कि जहाँ पे मैटर बड़े होंगे वहाँ पे किंग कोहली खड़े होंगे। तो ये अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस सिनेरियो को देखती है, क्योंकि इंडिया में या इंडियंस अभी ये सोच रहे हैं कि इंडिया इस मैच में काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है, लेकिन अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अब ये बात आएगी सेकंड इनिंग के ऊपर। अगर इंडिया सेकंड इनिंग के अंदर 200-250 के राउंड रन बना लेती है और 30-40 की लीड ले लेती है तो 280 रन वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं बनाने देंगे इस विकेट के ऊपर। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा से इंडिया को 150 पे मार दिया या 140-160 पे मार दिया तो 210-220 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए चेसेबल है इस विकेट के ऊपर। और विद ट्रेविस हेड, विद मिचेल मार्श जैसे बल्लेबाजों के साथ वो इस विकेट के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज के पर्थ टेस्ट का पहले दिन का रिव्यू। आपको वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। कुछ भी गलतियां हैं, कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो वही मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए किक बुक को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।